नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को यहां मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने ये जानकारी दी है। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि मोदी लगभग 300 बाल कीर्तनियों के द्वारा किए जाने वाले शब्द कीर्तन में शामिल होंगे और लगभग 3000 बच्चों के द्वारा किए जाने वाले मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को यहां मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने ये जानकारी दी। पीएमओ ने एक बयान में कहा कि मोदी लगभग 300 बाल कीर्तनियों के द्वारा किए जाने वाले शब्द कीर्तन में शामिल होंगे और लगभग 3000 बच्चों के द्वारा किए जाने वाले मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि वीर बाल दिवस का ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है और आज पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान शामिल होंगे। इस दौरान डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाने वाली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को श्री गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर युवा साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए आज के दिन की घोषणा की थी। एक ट्वीट के माध्यम से साझा करते हुए उन्होंने लिखा था कि प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी के शुभ अवसर पर घोषणा करते हुए ये गर्व हो रहा है कि इस वर्ष से 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की जो घोषणा की थी उसे का पालन करते हुए आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांसद राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और वीर भूमि में पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राहुल नंगे पांव दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शांतिवन पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में तूफान और बर्फबारी से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस तूफान ने अभी तक 26 लोगों की जान ली है। आपको बता दें, तूफान से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लाखों घरों की बिजली गुल हो गई है। तूफान ने न्यूयॉर्क के बफेलों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। बर्फीली हवाओं ने न्यूयॉर्क में पूरी तरह से व्हाइट आउटपुट की स्थिति पैदा कर दी है। आपातकालीन सुविधाओं का कहना है कि बचाव व राहत कार्य चलाना मुश्किल हो रहा है और शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। पूर्वी अमेरिका के एक प्रमुख बिजली ग्रिड ऑपरेटर ने 6.5 करोड़ लोगों को मिलियन लोगों के लिए ब्लैकआउट की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग ने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अगले 5 दिनों के लिए कोहरे की चेतावनी जारी कर दी है। राजधानी में अगले 24 घंटे में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। समूचे उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। इन राज्यों के कई इलाकों में तापमान 3 से 7 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। इस वजह से विजिबिलिटी भी बेहद कम है। ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर देखा जा रहा है। लोगों को यहाँ ठिठुरन महसूस होने लगी है। दिल्ली में आज 26 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री आंका गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली और एनसीआर में फिलहाल गहरा कोहरा बना हुआ है। पालम और सफदरजंग पर 100 मीटर की विजिबिलिटी आंकी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक 5 दिन इस सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। इस दौरान पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में रात का तापमान माइनस में जा सकता है, तो वहीं दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात का 1 से 4 डिग्री के बीच रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है। बता दें कि लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से कोहरे की स्थिति यहाँ पैदा हो रही है, दिखाई देने में परेशानी होने लगी है और शिमला जैसी कड़ाके की ठंड दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताहिर जुड़े हुए हैं और अविरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, पहला सवाल सबसे पहले यही कि जिस तरीके से नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में ये पूरा तापमान देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ठंड देखने को मिल रही है, क्या हालात हैं? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से जो है शिमला जैसे हालात होते हुए नजर आ रहे हैं, आलम यह है कि देर रात की अगर बात की जाए तो तापमान डिग्री सेल्सियस गिरकर जो है 3 तक पहुंच चुका है। अंदाजे इसी बात से लगाया जा सकता है कि तापमान लुढ़कने के बाद दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से जो है धुंध जहां दिल्ली एनसीआर के ऊपर जो है जम गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को ठंड का एहसास जो है करा दिया है। लोग जो है सुबह से या तो अलाव के सहारे जो है बैठकर जो है हाथ तापते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जो है अपने ऑफिसों को अगर जा रहे हैं तो पूरी तरीके से अपने शरीर को ढककर जो है जाना पड़ रहा है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अचानक से जिस तरीके से तापमान लुढ़का है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर की जो पूरी एक लेयर थी वो घने कोहरे के चादर में जो है डल गई है, जिसके चलते लोगों को जहां ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी है जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और वो स्कूल जाने के लिए मजबूर है। कड़कड़ाती इस ठंड का एहसास जो है शिमला जैसे लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है। मेरे लोगों से बात हुई है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिसंबर में ही अचानक से सर्दी बढ़ी है और उसके बाद जनवरी और फरवरी का जो एहसास होना चाहिए था, वो दिनों जो है दिसंबर में ही जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी आने वाला जो समय है उसमें ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि आने वाला जो समय है उन लोगों के लिए और चिंता भरा होगा, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी पूरी तरीके से लो होती हुई नजर आएगी, धुंध जमा होती हुई नजर आएगी, चाहे वो सड़कें हो, पार्क हो या फिर सार्वजनिक जगह हो, सभी जगह जो है धुंध का असर जो है साफ तौर पर मिलेगा। इसी का कारण होगा कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जो है जगह जगह घने कोहरे के चलते हादसों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से धुंध यहाँ दिखाई दे रही है सुबह से, जो रेगुलर ऑफिस जाते हैं लोग, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। अविरल, आपसे जिस तरीके से हालात वहाँ देखने को मिल रहे हैं, क्या हालात हैं? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा मैं आपको बता दूं कि आज सबसे ज्यादा ठंडा दिन है इस सर्दी का। अगर बात करें दूसरी तरफ बता दें आपको कि लखनऊ में भी सीधे तौर पर अभी बारिश हुई थी। बारिश के बाद में मौसम बदलता हुआ नजर आया है, धुंध पूरी तरीके से छाए है, अभी भी कोहरा नजर आ रहा है। लोग धीरे धीरे दूसरी तरफ बताया कि अभी सूरज नहीं निकले हुए हैं,
सूर्य की झलक पाने के लिए लोग अभी बैठे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कब थोड़ी देर में सूर्य निकलेंगे ये तो अभी दिखाई पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जिस तरीके से कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में आम जनमानस की जो जिंदगी है उस पर जी। प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जी। तरफ से दूसरे तौर पर देखा जाए, जो लोग रेलवे ट्रैक पर रहते हैं, सीधे तौर पर जो बाहर रहते हैं, जिनके पास आशियाने नहीं है, उनके लिए भी काफी ये परेशानियों का मौसम होता है। और सीधे तौर पर जो जाड़ा होता है, कोहरा होता है, उससे और जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का देखना मिल रहा है, हर साल यही देखने को मिलता है कि धुंध आ जाती है, ठंड बढ़ने लगती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यातायात की बात करें अविरल, तो यातायात व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू किए जाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि अगर बात करें परिवहन मंत्री की, तो उन्होंने बताया है कि जो उनका बयान आया था कि सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता चले, सीधे तौर पर चले, एहतियात बरतते हुए चले, क्योंकि जिस तरीके से धुंध बढ़ता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो अगर अपने आप में दूरी बनाकर चलेंगी, धीरे धीरे चलेंगी, तो जो दुर्घटना है उनको रोका जा सकता है। साथ ही साथ जो बसें हैं, जो प्राइवेट बसें हैं, जो सरकारी बसें हैं, उनके पीछे रेडियम लगाया जा रहा है। यानी कि यातायात की व्यवस्था अगर धीरे धीरे चलती रहेगी तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको बताएं, अगर ट्रांसपोर्ट नगर यानी अगर अमौसी एयरपोर्ट से बताएं, सीधे तौर पर अगर आपको 4 बाग तक पहुंचना है तो आपको काफी समय लग जाता है कि वहां से एयरपोर्ट से सीधे तौर पर 4 बाग तक पहुंचने में, क्योंकि धुंध भी काफी है और ट्रैफिक भी बेहिसाब होता है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की भी पूरी जिम्मेदारी रहती है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक भी सुचारू चले, दुर्घटनाओं से भी बचा जाए और शहर का जो पूरा नियंत्रण है वो भी पूरी तरीके से काबू में रहे। ताहिर, एनसीआर में चलती रहे। अब ताहिर, एनसीआर में बात करें यातायात की, जिस तरीके से यातायात यहाँ देखने को मिल रहा है, कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में हाल ही के दिनों में काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिले, एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पर भी देखने को मिले, तो किस तरीके से इसको संभालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काफ़ी धुंध की वजह से परेशानियाँ होती हैं? देखिए, आपका पहले ही आपको बता दूं कि प्रशासन ने हादसों को देखते हुए जो एक्सप्रेस वे है उनकी जो रफ्तार है उस पर जो है लगाम लगाने का जो है काम किया गया है। जो गाड़ियों की रफ्तार तय की गई थी उसको जो है एक निर्धारित तय सीमा में बांधते हुए 80 की रफ्तार कर दी गई। इसके अलावा बड़े वाहनों की रफ्तार जो है रात कर दी गई है, ताकि धुंध के दौरान जो है किसी तरीके का हादसा न हो सके, क्योंकि लगातार जो है बर्फीली हवाओं के साथ साथ जो है तेज हवाएं चल रही है। हिल स्टेशनों पर जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में जो है पूरी तरीके से ठंड में जो है अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा लोगों को चिंता का विषय ये बना हुआ है कि हादसों के साथ साथ जिस तरीके से आज दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं जो है चल रही है, वो लोगों को ठिठुरने को जो है मजबूर कर दिया है। हालत ये है कि लोग अपने घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं तो या तो फिर वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं, या फिर जो है अलाव के सहारे बैठकर जो अपने समय व्यतीत करने को मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, प्रशासन के अधिकारी को साफ तौर पर कहना है कि अलाव की व्यवस्था पहले से सरकार के द्वारा की जा चुकी है, जगह जगह पर अलाव लगाए जा रहे हैं ताकि लोग ठंड से बच सकें। और जिसके तरीके से एफएम प्रमुखता से खबर दिखाई थी, प्रमुखता से खबर चलाई जाने के बाद जो रेल बसेरे थे उनको जो है पूरी तरीके से खोल दिया गया है। तो तरीके की तस्वीर रेल बसेरों की निकलकर सामने आई थी। रेल बसेरों पर ताला लटका हुआ था, लेकिन जब एफएम न्यूज ने प्रमुखता से पूरी खबर को दिखाया उसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आ रहा था और रेल बसेरों की साफ सफाई करने के बाद उन रेल बसेरों में जो है लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है, साथ ही अलाव की व्यवस्था की जाती है ताकि कोई लोग जो है वो ठंड की चपेट में आके बहुत न हो सके। यानी कि प्रशासन की तरफ से कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कदम होने चाहिए थे वो प्रशासन की तरफ से अभी जो है कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो है देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है किस तरीके से रेल स्टेशनों पर लगातार बर्फबारी हुई है, बरसात हुई है, उसके बाद से दिल्ली एनसीआर का जो तापमान है वो लगकर जो है देर रात तक जो है 3 डिग्री तक जो है पहुंच गया था। उसके कारण है कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से जो है ठंड में अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, और जिस तरीके से ठंड अपना रूप दिखा रही है, कोहरा है, ठंड है, और जिस तरीके से अब ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो गरीब असहाय लोग हैं जो देखने को मिलते हैं हमें रात में आउटसाइड पर, उनके लिए क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं अविरल?
बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए आस्था, जिस तरीके से ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं उनके लिए कम्बल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। प्रशासन उनके ऊपर में नजर बनाए रखता है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि इनके लिए जो रैन बसेरे हैं उनका कार्यक्रम किया जाए। और दूसरी तरफ जिस तरीके से कोविड का भी प्रकोप कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, कोविड की संभावनाएं बढ़ रही है, तो ऐसे में सैनिटाइजेशन का पूरा जो है ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, उसके लिए भी रैन बसेरों का भी जो व्यवस्था की जा रही है, तो उसमें भी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। दूसरी तरफ ऐसा प्रशासन, अगर बात करें लखनऊ डीएम की, तो उन्होंने सीधे तौर पर अपने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर अगर सो रहा है तो ठंड में इस तरीके से ना सोए, उसको कि ठंड से परेशानी ना हो, उसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। हालांकि वादे दावे अपनी तरफ रहते हैं और उसके बाद में लोगों को जब रोड पे देखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो सूचना और जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर नजर आते हैं। हालांकि अलाव सबसे ज्यादा कारगर साबित हो जाता है। ऐसे में अगर जगह जगह अलाव गिरते रहते हैं तो फिर लोग अलाव के किनारे खड़े होकर ठंड से बचाव करते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर तमाम जगह पर अलाव जबरल तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि प्रशासन इस पे पहल जरूर कर रही है। ताहिर, यहाँ अगर देखने मिले एनसीआर में काफ़ी संख्या है इस तरीके के लोगों की जो कि रात में बाहर घूमते हुए नज़र आते हैं या फिर डिवाइडर के पास में देखने मिलते हैं, बाहर सो रहे होते हैं। ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ किस तरीके से संभाला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर दिल्ली एनसीआर में बाहर से आके लोग बसते हैं। खासकर वो गरीब तबके के लोग जो आते हैं वो सड़क के किनारे अपने रैन बसेरा बना लेते हैं और झोंपड़ी गिरने के बाद में जो है अपना आवास जो है अपने परिवार के साथ जो है जिंदगी व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं लोगों को चिन्हित करने का अधिकारियों के द्वारा काम किया जा रहा है ताकि उन लोगों के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जा सके। क्योंकि बड़े पैमाने पर जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो दिल्ली एनसीआर में आकर जो है कबाड़ा बिनने का काम किया करते हैं या फिर अपनी झोपड़ी गिर कर यहीं से अपने आजीविका जो है चलाते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने का प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है ताकि उनके पास तक पूरी सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन समय रहते अगर ये सुविधा पहले से ही सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दी गई होती, अधिकारियों के द्वारा पहले से उपलब्ध करा दी गई होती, तो जिस तरीके से आज दिल्ली एनसीआर में ठंड का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है, तेज धूप हवाएं चल रही है, लोगों को रात में जो है मजबूर कर दिया है, तो ऐसे लोगों को पहले से ही सुविधा मिलने के बाद इस ठंड से जो है बचाने का काम किया जा सकता था। दूसरी तरफ सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है ताकि कोई गरीब तबके का लोग जो है इस ठंड की चपेट में आने से जो है मौत ना हो सके। क्योंकि विपक्ष को घर बैठे मौका मिल जाता है कि अगर इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो विपक्ष को घर बैठे जो है रास्ता मिल जाता है और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाती है। लेकिन सरकार इन सबसे जो है जानकारी पहले से ही जो है कर चुकी है और उसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो है एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों के पास तक सुविधाएं पहुंचाई जाती है। इसके साथ ही समाज सेवियों के द्वारा जो है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कंबल वितरित किए जा रहे हैं, रजाई वितरित की जा रही है, और वितरित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो है समय रहते इस ठंड से बचाने का काम किया जा सके। क्योंकि इस तरीके से चाइना में कोविड ने जो है अपना रूप दिखाया, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार भी जो है लगातार लोगों को जो है चिन्हित करने का और लोगों को जो है सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है ताकि कोविड से भी बचा जा सके। क्योंकि जैसे भी सर्दियां नजदीक आती है वैसे लोगों को जो है नज़ला जुकाम के साथ साथ फीवर होना शुरू हो जाता है और यही कारण होता है कि लोग जो है दूसरे से जो है बड़ी भाव की भावना रखते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि कहीं कोविड ना हो गया लोग जो है बचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, कोरोना का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं ताहिर, अस्पताल में अगर देखा, एक तो ठंड की दस्तक, ठंड लोगों को जीना दुश्वार कर रही है, परेशान कर रही है, और दूसरी तरफ कोरोना की जो दस्तक है, दोनों ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसको लेकर अगर देखा जाए तो अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या अस्पतालों में नज़ारा देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत हुई थी वैसे ही अस्पतालों में लोगों का जो है आना जाने का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। आलम यह है कि अस्पताल के पास तक जैसे ही आप पहुंचते हैं तो लोगों की भीड़ जो है अस्पताल के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे नजला जुकाम के हो, फीवर के हो या फिर एलर्जी के मामले हो। लगातार इस मामले को लेकर जो है लोग जो है अस्पताल के गेट तक जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना में कोविड का खतरा बढ़ा है उसके बाद जो है दूसरा डोज लगवाने की खातिर भी जो है बड़े पैमाने पर लोग जो है अस्पताल को पहुंच रहे हैं ताकि दूसरा डोज लगाने के बाद वो अपने अपने परिवार को सेफ महसूस करा सके और देश को जो है कुर्सी में बांधने का काम कर सके और कोविड को हराने का काम कर सके। अपने भी हम दर्शकों से जो है आग्रह करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अस्पताल जाएं, समय से पहले जो है अपने जो है बूस्टर डोज का इस्तेमाल करें। जो लोग दूसरी डोज जो है कोविड की नहीं लगवा पाए हैं वो समय रहते अपनी दूसरी डोज की लगवा लें ताकि कोविड को पूरी तरीके से जो है देश से हराने का काम किया जा सके। बड़े पैमाने पर अभी लोग ऐसे हैं जो
कोविड की जो है दूसरी डोज जो है लगवा ही नहीं पाए हैं। ऐसे लोगों को जो है खासकर जो सतर्क रहने की सलाह प्रशासन के द्वारा दी जा रही है, ताकि जो है कोविड से भी बचा जा सके और इस संकट के अंदर जो है किसी तरीके की उन्हें दिक्कतों का सामना ना हो, बीमारी का बिल्कुल। सामना न करना पड़े। अविरल, लखनऊ में क्या कुछ हालात है अस्पताल ताहिर? अविरल, लखनऊ में क्या हालात है इस बार अस्पताल के? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय लखनऊ के जो प्रमुख अस्पताल हैं उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाकर चीजों का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। उनको ये मालूम है कि स्वयं अगर जाकर देखेंगे तो कहीं न कहीं प्रमुखता से चीजें रखी जाएंगी और उससे बेहतर तरीके प्रभावी ढंग से काम होता नजर आता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ राजधानी है तो वहां पर सीधे तौर पर तमाम जगहों के लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, और ऐसे में अगर सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं होंगी, अच्छी तरीके से नहीं होंगी, तो लोगों को कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर में 196 करीब जो कोरोना के नए केस आए हैं, इससे कहीं न कहीं प्रशासन में कहीं न कहीं चिंता की बात तो ये है ही। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लखनऊ के जितने भी अस्पताल है उनमें मास्क कहीं न कहीं अनिवार्य कर दिया गया है कि मास्क पहनेंगे, चाहे वो मरीज के तीमारदार हो या फिर वो वार्ड बॉय हो या अस्पताल के डॉक्टर्स हो। तो ऐसे में ये व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक बंद कर दी गई हैं और दूसरी तरफ सैनिटाइजेशन का जो प्रावधान है उसको भी लागू कर दिया गया है, और साथ ही साथ अस्पताल में ये भी निर्देशित किया गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड के नियमों का जितना भी पालन कर सकते हैं वो सारे के सारे पालन करें। और दूसरी चीज ये है कि प्रशासन ने सीधे तौर पर लोगों को ये भी बता दिया है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन तत्काल प्रभाव से लगाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और कोविड की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है ताकि लोगों को इन सब तमाम चीजों से बचाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ताहिर और अविरल, आप दोनों का, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते चले कि कड़ाके की ठंड हो रही है दिल्ली एनसीआर में, लखनऊ में, यूपी, हरियाणा, तमाम जगहों की, अगर तमाम राज्यों की बात की जाए, हर जगह कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और ये ठंड जो है लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को जीना दुश्वार कर रही है। कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने रविवार शाम यानी 25 दिसंबर को उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। इससे पहले प्रचंड ने पूर्व पीएम और चीन के करीबी माने जाने वाले कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली समेत 5 अन्य गठबंधन पार्टियों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रचंड आज शाम 4 बजे शपथ लेंगे। प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। पहली बार वे 2008 से 2009 और दूसरी बार 2016 से 2017 में पीएम बने थे। समझौते के तहत शुरुआती 2.5 साल तक प्रचंड पीएम रहेंगे। इसके बाद सीपीएन यूएमएल सत्ता संभालेगी। इसके मायने ये हैं कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली एक बार फिर पीएम बनेंगे। खास बात यह है कि ये दोनों ही नेता चीन समर्थक माने जाते हैं। और पाकिस्तान को मजबूती के साथ सबक सिखाने के लिए भारत सरकार अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रही है। चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बड़े फैसले में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इन मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।